जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी की एक और नई क्लास में। अगर आप लोगों ने का भी एग्जाम दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट है एसएससी जीडी का, तो आपके लिए ये मॉडल पेपर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के कुछ जीके जेएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, हिंदी के, गणित के, रीजनिंग के प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको इस मॉडल पेपर को अटेंड करने से यह आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड जरूर करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, हम सभी क्वेश्चंस का निचोड़ अच्छे से करेंगे हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे वीडियो में। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए दोस्तों, 3 बार, 1 बार, 4 बार या 2 बार? तो आप कहोगे यहां पर 1 बार इसका उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या जियासुद्दीन बरनी? देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप ये डेली मॉडल पेपर अटेंड करेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो डेली क्लास अटेंड करनी है। इसी टाइम पर आपको डेली क्लास देखने को मिलेगी एसएससी जीडी की दोस्तों, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है दोस्तों? जियासुद्दीन बरनी। दोस्तों ये जो इब्न बतूता है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुगलक, ठीक है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला। तो आप ये पुस्तक ध्यान में रखना, किताब उल रहला। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएंगे ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन, चाहे वो दोस्तों मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे कंप्यूटर के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे जीके जीएस के हो, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा मॉडल पेपर आप सभी से रिक्वेस्ट है अटेंड करना शुरू से लेकर लास्ट तक। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आया था? बताइए दोस्तों, 1939, 1945, 1940 या 1942? तो ये भारत में कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1942 में दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 6, 7, 5 या 8? तो आप कहोगे 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी दोस्तों? तो आप सभी को पता है, चौथी और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना आप लोगों को। निम्नलिखित में प्रश्नों के अक्षरों का विषम चुनिए दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, रीजनिंग का टॉपिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो, आपको डेली मॉडल पेपर अटेंड करने से आपको क्या एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे आने वाले, आपकी एक्यूरेसी टाइम सब बढ़ेगा दोस्तों, अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। जो भी है, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हो बहुत टाइम लगता है, या आप डेली प्रैक्टिस करोगे, सब निकल जाएगा दोस्तों। जितना भी है आपकी दिक्कत है सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, आप मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे कम समय में, है ना, तो वो भी आप करना सीख जाएंगे। डेली आप अटेंड करेंगे तभी देखो मॉडल पेपर अटेंड करने से बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो देखो के आता है 11 पे और वाई आता है 25 पर। 11 से 25 कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? 11 से 25 प्लस 14 हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है? प्लस 14 हो रहा है। ठीक है, यू 21 पे आता है, आई 9 पे। 21 से 9 यानी 21 से 9 अगर देखेंगे दोस्तों, 21 और इधर 5, 5 इधर के और 9 उधर, यानी 14। यहाँ पर भी 14 प्लस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी 14 प्लस हो रहा है। 12 और 26, 12 और 26 2, और यहाँ पर भी प्लस 14 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 8 और 21, यहाँ पर दोस्तों 8, 8 5 13, 13 प्लस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी कितना? 13 प्लस हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे अलग कौन सा है? ये वाला अलग है। डी ऑप्शन को आपको यहां से लॉक करना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? दोस्तों, एलोरा की गुफाएं महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, एग्जामिनर आपको यहीं से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन पूछेगा कहां पर है दोस्तों, तो आपको क्या टिक करना है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद, औरंगाबाद, क्या टिक करना है मेरे भाई? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहां से पहला पॉइंट तो आपको ये कवर करना है। ये कहां पर है मेरे भाई? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको ये पूछेगा, इसमें कितनी गुफाएं? इसमें कुल 34 गुफाएं दोस्तों। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। कुल 34 गुफाएं दोस्तों। 34 गुफाएं दोस्तों। कितनी? 34 गुफाएं। ये आपको टिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको टिक करना है, जिसमें आप इसमें से और भी देखो, इसमें इन गुफाओं में दोस्तों जो 16 नंबर की गुफा है ना दोस्तों, इसमें से जो 16 नंबर की जो गुफा है उसमें दोस्तों कैलाश मंदिर है दोस्तों। कैलाश मंदिर जो दोस्तों 16 नंबर की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 34 गुफाओं में से 16 नंबर की गुफाओं में क्या है दोस्तों? कैलाश मंदिर है दोस्तों। कैलाश मंदिर, यहां से आपको टिक करेंगे कैलाश मंदिर।
कैलाश मंदिर, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप गुफाएं देखेंगे, 1 से लेके 12 तक आप हिंदू की गुफाएं देखेंगे, और 12 से 29 तक आप किसकी बौद्ध गुफाएं देखेंगे। उसके बाद 30 से 34 आप जैन गुफाएं देखेंगे, जैन धर्म की, ठीक है। तो जैन धर्म की गुफाएं दोस्तों यादव वंश के द्वारा बनवाई गई थी। जो बौद्ध गुफाएं और जो हिंदू गुफाएं थी दोस्तों वो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये थोड़े से फैक्ट आप ध्यान रखना। और इसको यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्न में से किस वंश के द्वारा करवाया गया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश? तो ये सातवाहन वंश के द्वारा करवाया गया दोस्तों। आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। कहां पर है दोस्तों? ये अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। ये आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला प्रश्न बताएंगे आप लोग। निम्न में से वो कौन सी संख्या जो 11 से विभाज्य है? 11 से। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 11 का विभाजकता का नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 8, 5, 13, 14 और 9 और 2, 11। ये भाग नहीं होगा 11 से, ठीक है। या तो दोस्तों 0 आ जाए, या तो मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल आ जाए, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 5, 13, 14 और यहाँ पर 9, 5, 14 ये हो सकता है। 8, 5, 13, 14 और 9, 5, 14 ये हो सकता है। यही आंसर होगा, क्योंकि 14, 14 कर दोगे कितना 0 हो जाएगा, और 0 होते ही दोस्तों ये किससे विभाजित हो जाएगा? 11 से। यहाँ पर देखते दूसरा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन। 5 और 4 9, 8 और 7 15 ये नहीं होगा। 9, 6, 15, 4 और 1 5 -10 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन था फिलहाल, ठीक है। 11 का विभाजकता का नियम शानदार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हो दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक वह छोटे से छोटा नंबर दोस्तों जो इन दिए गए ऑप्शन को इन चारों में से एक से पूरी तरह से विभाजित कर देना, तो वो छोटे से छोटा नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ पर आप ये देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो, इसमें देखेंगे दोस्तों आप 17 गुणा 3। क्या दिख रहा है मेरे भाई? ये 17 गुणा 3 है, यानी 3 का मल्टीपल तो आपको पता ही होगा। 3 का विभाजकता नियम तो आपको पता ही होगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 7, 3, 10, 11, 12 ये 3 से विभाजित है। और 4, 3, 7, 7, 3, 10, 14, 18 ये 3 से विभाजित है, ठीक है। और 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22 ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। ये ना 9, 4, 13, 13 और 2 15, 15, 7 22 ये विभाजित नहीं है। ये चेक कर लेते हैं। 7 और 7 14, 6 20 और 2 22 ये भी 9 से 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए दोस्तों। कितने? 2 ऑप्शन बचे हुए। अब 2 ऑप्शन को चेक कर लो दोस्तों। अब 2 ऑप्शन में आप क्या देख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर अब 2 ऑप्शन में आप देख लो ना दोस्तों, 17 का नियम लगा लो। 17 से कौन सा भाग हो रहा है इन दोनों में से? 17 चौके 68 होता है, ठीक है। कितने 5 बचेगा? 17 से 51 ये दोस्तों 17 से विभाजित नहीं है, और 17 से विभाजित यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको आप प्रश्न का जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। भाग 3 में दोस्तों क्या है? भाग 3, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से 35, क्योंकि 36 से 51 फिर डीपीएसपी के चल जाते हैं, ठीक है। 12 से 35, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ध्यान में रखना है ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये किसके संविधान से लिए मेरे भाई? ये यूएसए के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए दोस्तों। कौन से? अमेरिका के संविधान से लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, आप यहाँ पे कहोगे 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था संविधान सभा के द्वारा। क्यों गठन हुआ था भाई? क्योंकि संविधान तैयार करने के उद्देश्य से है ना। तो आप टिक करेंगे। इसका गठन बहुत पूछा जाता है, इसका गठन पूछा जाता है और इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, बस यही 2 क्वेश्चन पूछता आपसे एग्जामिनर। तो आप टिक करेंगे 29 अगस्त। क्या टिक करेंगे? 29 अगस्त 1947। भाई जो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करेगा उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोस्तों अध्यक्ष और पूछेगा, इसके अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए दोस्तों। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, ठीक है। BR अम्बेडकर साहब शॉर्ट में लिख दूं कि आप लोग समझ जाएंगे ना, ठीक है। BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इनके अध्यक्ष, और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो कुछ ये दोस्तों इसमें 7 सदस्य, जिसमें से दोस्तों ये आपके मुंशी हो गए, माणिक्यलाल मुंशी हो गए ना, ये बाबा भीमराव अंबेडकर वगैरह साहब हो गए, ये सब ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ 7 सदस्य थे, कितने? 7 मेंबर्स थे दोस्तों, 7 मेंबर्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये 2 क्वेश्चन, गठन और अध्यक्ष, बस ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं?
450, 572, 550 या 480। मैं बात करूं दोस्तों, इसका आंसर होगा 572। अब इसमें से जो 38 द्वीप हैं दोस्तों, उसमें जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखना, ठीक है। 38 द्वीप हैं जिसमें जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन पूछा हिंदी का, शानदार क्वेश्चन है। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे का जस्ट विपरीत क्या होता है? उजाला। उजाले को क्या लिख रखा है? प्रकाश, ठीक है। तो यहां से आपको डी ऑप्शन को लॉक कर लेना है मेरे भाई। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़ लो भाई। अमृत के पर्यायवाची क्या होते हैं? सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, ये वगैरह होते हैं। तो सोम है, सुधा है, पीयूष है, अमीय है, लेकिन निर्जन नहीं है दोस्तों। ये वृद्ध लोग होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है दोस्तों। ये वृद्ध लोगों से रिलेटेड है, वृद्ध जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नुब्रा और हुंजा नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदियां? बताइए दोस्तों। सिंधु, चंबल, यमुना या दामोदर? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। दोस्तों सिंधु की कुछ और इंपॉर्टेंट सहायक नदियां में जैसे शौक हो गई, शौक, गिलगित, शौक नदी, गिलगित हो गई, ये भी दोस्तों इसकी सहायक नदी है। शौक, गिलगित, गिलगित हो गई, ठीक है। शौक, गिलगित, गास्टिंग, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। शौक, गिलगित, गास्टिंग, हुंजा, नुब्रा, ये सब सिंधु की सहायक नदियां। किसकी? सिंधु की सहायक नदियां। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिपिटक है कौन कौन से? तो पहला लिखोगे सुत्त पिटक, क्या ध्यान रखोगे? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा ध्यान रखोगे मेरा विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखोगे अधिधम पिटक, क्या ध्यान रखोगे? अधिधम पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। अधिधम पिटक, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो सुत्त पिटक था इसमें दोस्तों गौतम बुद्ध के दोस्तों जो भी मतलब शिक्षा वगैरह थी, धर्म वगैरह थे, वो शामिल थे। विनय पिटक में दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ वगैरह ये थे शामिल, ठीक है। और जो अधिधम पिटक है दोस्तों, इसमें जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड दार्शनिक विवरण थे वो सब इसमें देखने को मिलते थे। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ली गई है दोस्तों? बताइए। तो ये आपको दोस्तों कनाडा का संविधान ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों में डैश के रूप में मौजूद होते हैं? बताइए, कोलेजन के रूप में, एमाइलोज, ग्लाइकोजन या एमाइलोज? बताएंगे दोस्तों। एमाइलोज है वहां पे, यहाँ पे, अच्छा एमाइलोज दो बार हो गया क्या? चलो एक ऑप्शन हटा दो फिलहाल, ठीक है। चलिए बताइए, इन तीनों में से बताइए आंसर क्या है। देखो भाई, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप, मैं जब भी क्लास अपलोड करूंगा तो यूट्यूब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो फिलहाल इसका आंसर दोस्तों इसमें क्या मौजूद होता है? आप टिक करेंगे ग्लाइकोजन इसमें मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों में। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो क्वेश्चन कवर हुए। रथ यात्रा दोस्तों ओडिशा में, और ये किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान जगन्नाथ को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों एनोलॉगी का है दोस्तों, बताइए आप लोग। एनोलॉगी का रीजनिंग का है दोस्तों, बताएंगे आप लोग, जिसको आप सादृश्यता कहते हैं ना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जिस तरह से अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है दोस्तों? करेंसी क्या है? पैसो। उसी तरह से जापान की करेंसी येन है, येन। ऑप्शन नंबर ए टिक करना आप लोगों को। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या पांड्या वंश? तो ये दोस्तों चालुक्य वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इन्होंने किसको हराया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, इन्होंने किसको हराया था? कमेंट बॉक्स में बताइए, नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 24 हिंदी का है। हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 55, 54, 53 या 52? तो इसमें होती है दोस्तों टोटल 12, मतलब 12 क्या? 52। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, शानदार क्वेश्चन, यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में यह किससे क्या है दोस्तों? यह का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो अच्छा है दोस्तों, ये तो इसकी विशेषता हो गई, किसकी? घोड़े की दोस्तों, ठीक है। घोड़े की क्या होगी दोस्तों? विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये घोड़ा अच्छा है, अब दोस्तों ये किसके लिए आया? घोड़े के लिए आया, तो ये एक सार्वनिक विशेषण हो जाएगा मेरे भाई, सार्वनिक विशेषण। हमेशा दोस्तों यह ध्यान रखना, सार्वनिक विशेषण में आएगा ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, ठीक है। तो ये उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा? अच्छा है, तो ये सार्वनिक विशेषण में आएगा दोस्तों फिलहाल, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के राज्यों
कार्यों के शक्तियों के कार्यों का आवंटन करती को दर्शाती है? अनुसूची 3, अनुसूची 7, अनुसूची 5 या अनुसूची 10? तो आप कहोगे अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। निम्न में से कौन सी नदियां भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे वो कौन सी नदियां जो भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा सही से बना लेता हूं रफली, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, वो कौन सी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ इधर वाली जो नदियां होंगी वो दोस्तों अरब सागर की ओर बहेंगी। इधर अरब सागर है दोस्तों, क्या है? अरब सागर है। क्या है मेरे भाई? अरब सागर। और इधर क्या है दोस्तों? हिंद महासागर है। क्या है मेरे भाई? हिंद महासागर है। और इधर क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। अब आपको पता है दोस्तों, ये जो हिंद महासागर है इसी की दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब इधर जो नदियां होंगी दोस्तों वो इधर जाएंगी अरब सागर में, और इधर से जो इसका उद्गम हो वो सारी जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कृष्णा नहीं होगी, महानदी नहीं होगी, गोदावरी नहीं, नदी नहीं होगी दोस्तों। ब्रंश घाटियों से होती एक ही नदी है दोस्तों, कौन सी? नर्मदा नदी, जिसको एमपी की लाइफलाइन कहा जाता है। कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान से पढ़ो, नहीं बोला है। देखो ध्यान रखना, कुछ संज्ञा जो कुछ भाववाचक संज्ञा हो तो दोस्तों क्रिया से बनती है, कुछ विशेषण से बनती है, ऐसी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये लड़ाई लड़ना से बना हुआ है। एक लड़ना क्रिया, लड़ना नाम की दोस्तों क्रिया है। लड़ना क्या है? लड़ना, लड़ना है ना, लड़ाई करते हैं ना, लड़ना। तो लड़ना से क्या बना? लड़ाई बना। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो भाववाचक संज्ञा है। अब ये भी दोस्तों क्रिया से बना हुआ, उतरना, उतरना, उतरना से बना हुआ उतराई, ठीक है। तो ये भी हमारी आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी भाववाचक है। अब चतुराई दोस्तों, यहां पर विशेषण है दोस्तों, चतुर क्या है? विशेषण, विशेषण है, ठीक है। चतुर से चतुराई बना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बिल्कुल मिठाई बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। कैसे पता चला गुरु ये संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है? क्योंकि दोस्तों मिठाई, अब मिठाई में हर प्रकार की मिठाई आ जाती है। काजू कतली की मिठाई आ गई, मावे की मिठाई आ गई, है ना। तो हर प्रकार की बालूशाही मिठाई आ गई, तो हर प्रकार की मिठाई आ जाती है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। तो बिल्कुल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता है ना भाई? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी स्टूडेंट जानते होंगे, आई होप। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3/4 a का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा है निकाल के? 289√3। ये क्वेश्चन की थ्रू, क्वेश्चन की तरफ से हमारे लिए तोहफा है भाई, ठीक है। तो √3 से मेरे भाई √3 हटा दोगे, ये 4 डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। अब इसका रूप कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर देखो, ये कुछ अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो 289 मल्टीप्लाई 4 आ चुका है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से रूट स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट बन जाएगा। अब 289 दोस्तों 17 का स्क्वायर होता है। किसका? 17 का। तो ये तो जेल से बाहर निकल गया। अब ये 4 भी निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 34। क्या सोचा था, क्या आंसर निकला? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को बी ऑप्शन टिक करना है मेरे भाई। 17 दूनी 34। अगला प्रश्न शानदार क्वेश्चन था। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक पद्धति क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, की मदरबोर्ड या कीबोर्ड? तो आंसर आएगा कीबोर्ड है दोस्तों। क्या है? कीबोर्ड। ये आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। इबादत खाना की स्थापना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। अकबर, बलबन, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी? तो इबादत खाना किसने बनवाया था मेरे भाई? ये बनवाया था अकबर ने, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो इसकी स्थापना 1699 में की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न फिलहाल, निम्न में से किस टीम ने महिला T20 विश्व कप 2024 जीता? बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 2024 का जो महिला T20 विश्व कप है वो न्यूजीलैंड ने जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। सीता एंड इंडस्ट्रियल इलस्ट्रेटेड, सॉरी, सीता एंड इन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सीता एंड इलिटरेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे यहाँ पे लेखक है देवदत्त पटनायक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है भाई? तो बिल्कुल क्या भाई? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और कहां पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख में दोस्तों। कहां पर है ये? लद्दाख में टिक करना है। कहां पर है? लद्दाख, ठीक है मेरे भाई। ये आपको टिक करके लिखना है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर है दोस्तों?
मतलब बे ऑफ बंगाल का पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है। इसकी लोकेशन कहाँ है कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो यहां पर देखोगे तो कालीबंगा और बनावली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की और वीणा बजाते हुए देखा गया दोस्तों? बताइए। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए यही शासक दिखाया गया, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को लिच्छवी देहित्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो माता थी ना कुमार देवी, इसका संबंध लिच्छवी राजवंश से था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? देखो, अर्थ प्राथमिक क्षेत्र में पूछा है दोस्तों, बताइए। बैंकिंग, परिवहन, विनिर्माण या कृषि और अब खनन? बताइए दोस्तों। देखो, अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र उसमें खेती से रिलेटेड हो जाता है, और जो द्वितीय क्षेत्र यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें दोस्तों कच्चे माल से उद्योग बनाना है ना, तो वो उससे रिलेटेड होता था। फिलहाल इसका आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी बैंकिंग वगैरह सेवाओं क्षेत्र दोस्तों टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। मनरेगा अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 2010, 2005, 2008 या 2012? प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो ये अधिनियम दोस्तों 2005 में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, हाँ, 2009 में इसका नाम बदला गया था दोस्तों। क्या रखा गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का मतलब रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रखा गया था। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी सही कहेंगे। कौन सा क्षेत्र है भाई? तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। कौन सा है दोस्तों? टर्सरी सेक्टर है दोस्तों। अगला प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद? बताइए। देखो, ये क्लास आपको इसी टाइम पर मिलने वाली है, डेली 8:30 बजे, और 8 बजे आरआरबी ग्रुप डी की क्लास है। क्योंकि दोस्तों अभी एग्जाम बाकी है ना भाई, अभी फरवरी में एग्जाम बाकी है। जिन भी फरवरी में एग्जाम डेट चेंजेस हुई थी ना दोस्तों, तो 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 8 और 9 फरवरी को एग्जाम है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। तो उनके लिए 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद अगर आप टिक करे तो बिल्कुल सही टिक करे हो, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? मतलब कब प्रकाशित हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? चलो वो भी लिखवाते, तो दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ये आपको टिक कर लेना है, दादा भाई नेहरू जी। फिलहाल इसका आंसर होगा मेरे भाई 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये किसने करवाया था? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये अशोक ने करवाया था। कहां पर है ये महाबोधि मंदिर? बिहार में है दोस्तों। कहां पर है? बिहार में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। त्रिपुरा का खर्चित पूजा त्योहार किन महीनों में मनाया जाता है? अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी या अगस्त, सितंबर? तो ये जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या वी एस नायपल? देखो, अरुंधति रॉय की 2 पुस्तकें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक भी ध्यान रखनी है, अरुंधति रॉय की है। फिलहाल इसका आंसर विक्रम सेठ आएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का शुभंकर क्या था? खेलों का शुभंकर क्या था? भारत का क्या शुभंकर? खाली खेलों का शुभंकर पूछ रहा है, तो द फ्रिजियन आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का संस्करण कौन सा था? ये 33वां संस्करण था, ये ध्यान रखोगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? बताइए। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे पीवी सिंधु और शरद कमल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न है 50वां। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते मेरे भाई? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें हमारे भारत ने कुल 6 पदक जीते। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा आप लोगों का ये मॉडल पेपर दूसरा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्लास ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि जीके जेस सभी में कॉमन रहता है, थोड़ा सा लेवल का फर्क रह जाता है 19-20 का, बाकी ऑलमोस्ट यही रहता है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्लास में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके बाद दोस्तों इससे पहले मैंने आधे घंटे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप डी की क्लास अपलोड कर दी है, वो जरूर देख लेना दोस्तों। ठीक है,
तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।